बच्चों सबसे पहले हम वही होमवर्क वाला पार्ट देख लेते हैं, फिर बच्चों आगे चीज़ें देखेंगे। ओके, तो बच्चों देखते हैं। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने फ्रिक्शन स्टार्ट कर लिया था, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड डिस्कस कर लिया था। बच्चों वही 2-3 दिन फ्रिक्शन से रिलेटेड चीज़ें ही चलेंगी, तो वो देखते हैं। आज भी बच्चों वही फ्रिक्शन से रिलेटेड चीज़ें हम देखेंगे। अब बच्चों होमवर्क वाला पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों मुझे बताओ, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हों उसमें कोई कन्फ्यूज़न हो? 40 है ना, ठीक है। और 47 और देखो बच्चों, ठीक है। बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखते हैं बच्चों। A block is placed on rough floor and a horizontal force F applied on it, ठीक है। The force of friction F by floor on the block measure for different value of F, ग्राफ बनाया। तो बच्चों याद करो, हमने भी लास्ट टर्म पे ग्राफ बनाया था। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है और फिर बाद में कुछ इस तरह से। तो ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप 45, बिल्कुल सही है। फिर द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एफ एक्सिस, थोड़ी देर बाद वो सही हो जाएगा, तो ये भी ठीक है। आगे देखते हैं। द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन स्लोप फॉर स्मॉल एफ एंड स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एफ एक्सिस, ये भी सही है। फिर लास्ट, देयर इज स्मॉल नीक इन ग्राफ, वो ये चीज़ है। अब बच्चों चारों में अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट देखें तो लास्ट के टू ऑप्शन अपने ज़्यादा सही हैं। हाँ, लास्ट के 2 ऑप्शंस अपने लिए सबसे ठीक है। तो सही अगर देखा जाए तो सी और डी ज़्यादा सही है, सी और डी ज़्यादा सही है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट सी और डी के हिसाब से हम देखें तो ए ऑप्शन हो जाना चाहिए। आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। 47 बच्चों ये सिचुएशन है, ठीक है। एक्सीलरेशन हमें निकालना है, देखते हैं बच्चों। तो बच्चों एक्सीलरेशन में निकाल रहा हूं, तो बच्चों इसमें एक सिंपल सी चीज आप समझ सकते हो। 2 ब्लॉक्स हों तो उसमें ऐसे याद रख लो, जिसमें टेंशन ज़्यादा होगी उसमें एक्सीलरेशन कम आएगा, क्योंकि T इंटू ए हम 0 करते हैं, तो जिसमें टेंशन ज़्यादा होगी उसमें एक्सीलरेशन कम आ जाएगा। तो उससे सॉल्व या फिर वही कंस्टेंट मोशन लगा लो, बात एक ही। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक एक ही रस्सी है, तो टी टी, यहाँ बच्चों 2t, यहाँ 2t, ये 10 और ये 5, बच्चों ये है 30। तो बच्चों बताओ किस ब्लॉक पे टेंशन कम है? 5 वाले पे, तो उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा। तो इसका अगर हम a मानेंगे तो इसका एक्सीलरेशन क्या मानेंगे? 2। जिसकी पे टेंशन कम उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा, वरना एक लाइन में वो टी डॉट ए लगा के भी सॉल्व कर सकते। हाँ एक सेकेंड बोले, हाँ नितिन देखो फिर सॉल्व कर लो। मान लो हमने इसे a1 मान लिया, तो ऊपर देखो माइनस का 2 प्लस का 2ta, और इसके लिए देखोगे तो t इंटू a1 0, t इंटू a1 0। तो यहां से देखो a1 कितना आ गया? माइनस का 2a। माइनस ये बता रहा है कि वो ऊपर ना जाके नीचे जाएगा, ऊपर ना जाके नीचे जाएगा। तो चाहो तो उसे सही बना लो, अगर हम इसे ऊपर मान रहे हैं तो इसे नीचे मान लेते हैं।
अभी ये क्लियर है? अब देखते हैं बच्चों, इसका एफबीडी बनाओगे तो 10g इक्वेशन लिखते हैं, 2t माइनस 10g 10 इंटू ए फर्स्ट, इसकी इक्वेशन लिखते हैं 5g साइन 30 यानी कि 25, तो 25 माइनस t 25 इंटू 2a सेकेंड। अब बच्चों इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो t कट जाएगा, a निकल आएगा। पूछा क्या है इन्होंने? एक्सीलरेशन, बस वो आ जाएगा। समझ पाए ना बच्चों? एक बार चेक कर लो आगे अगर कोई कंफ्यूजन लग रहा हो, जिसको भी इसमें डाउट रहा हो। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। फर्दर बच्चों मुझे बताओ सेकेंड एक्सरसाइज, इसमें बच्चों किसी को डाउट? 34, हाँ एक सेकेंड, एक 34 किसी ने पूछा है, एक 45, ठीक है 45 और बच्चों, ठीक है देखते हैं बच्चों। एक सेकेंड 36 भी देख लेते हैं। थर्टी 34 बच्चों देखना, ये 5 किलो, इधर भी 5 किलो, फ्रिक्शन बच्चों 0.5, ठीक है। पूछा क्या है बच्चों? टेंशन। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों समझो, एक बार मैं 9.8 की जगह 10 लेके सॉल्व कर रहा हूं, ऑप्शन दूर दूर है तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों देखो यहां बच्चों बताओ नॉर्मल कितना होगा? 50, 50 इंटू 0.5 25, चलाने वाला कितना है? 50, तो रोकने वाला 25 है, मतलब वो चलेगा। चलेगा तो एक्सीलरेशन 50 माइनस 25 अपॉन 10 2.5। बोलो बच्चों, अब इसके लिए इक्वेशन लिख लो, तो 50 t 5 इंटू 2.5 12.5 37.5। टेंशन बच्चों कितनी आ गई? बस आंसर बताओ बच्चों, कहीं कोई दिक्कत हो? ठीक है, बोलो कोई भी कंफ्यूजन हो? ठीक है, आगे देखते हैं 36 ये रहा बच्चों, टू सिमिलर ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय दिस अप्लाइड T रिप्रेजेंट टेंशन F1 लेफ्ट ब्लॉक, F2 राइट ब्लॉक। बच्चों अलग अलग ऑप्शन है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डाउट हो तो वो मुझे बताओ, क्योंकि इसी तरह का हमने डिस्कस किया था। तो जिसको भी इसमें डाउट है एक बार मुझे बताए किस सिचुएशन में उसको दिक्कत लग रही है ABCD में। 0.4 यहाँ बच्चों 4 न्यूटन लग रहा है। हाँ मान लो बच्चों इधर F, तो बच्चों 20 इंटू 0.4 कितना हो गया? इधर 8। अब बच्चों अगर चेक करें तो पहले में 0 दिया, चलेगा तो है नहीं, इसका 4 यहीं खर्च हो जाएगा। टेंशन 0, तो इस पे फ्रिक्शन 4, टेंशन 0 फ्रिक्शन 0। अब दूसरे केस में 4 दिया ही, तो बच्चों 4 वैसे ही कट गए, चलने वाला कोई नहीं, तो इस पे फ्रिक्शन इधर 4, इस पे फ्रिक्शन इधर 4, टेंशन फिर भी 0। इसमें 24 दिया है बच्चों, शुरू के 2 क्लियर है, ठीक है। अब 24 दिया, 24 4 20 16, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, ये चीज क्लियर है। अब एक्सीलरेशन लिखते हैं, तो ये चलाएगा, ये रोकेगा, ये फ्रिक्शन रोकेगा, ये फ्रिक्शन रोकेगा, अपॉन टोटल मास 4, तो 8 दूनी 16 1। बच्चों में फास्ट तो नहीं चल रहा, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, एक्सीलरेशन बच्चों 1। अब मुझे फ्रिक्शन निकालना है, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? चलेगा तो फ्रिक्शन 8 ये सब की जरूरत है ही नहीं, फ्रिक्शन ही तो पूछा है, वो तो सीधा 8 आ गया, खत्म।
ठीक है, मुझे लगा टेंशन वेंशन कुछ पूछा होगा पर वो पूछा ही नहीं है। नेक्स्ट देखो 24, वही क्वेश्चन है तो आंसर वही हो जाएगा। बच्चों समझ गए ना, फ्रिक्शन पूछा है, दोनों चलेंगे तो वही 8 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, खत्म। बच्चों बताओ अभी इसके किसी पार्ट में डाउट? मल्टीपल अब देख लो अपने हिसाब से कौन सा सही आया है। ए सही है, फिर देखें तो बी भी सही है, सी देखें वो भी सही है, डी गलत है। तो आंसर मल्टीपल है या सिंगल वो चेक कर लो क्या है। हाँ तो ए बी सी आंसर होने चाहिए, ठीक है, ओके। अब 45 बच्चों अभी नहीं दिया होगा, मैंने दिया था क्या? तो बच्चों अभी इसे एक बार छोड़ दो, ये गलती से दे दिया होगा, ये टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। नहीं ये 2 ब्लॉक सिस्टम है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये गलती से दे दिया होगा बट वो टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, ओके। बच्चों इसे फिर मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना। बच्चों मुझे अब बताओ 3A, इसमें कोई डाउट जो मैंने दिया हो? 3B 26 में डाउट है, देखते हैं 26 3 4 5 6 ये तो क्लास में करवाया है। डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट रोप ऑफ मास डज नॉट स्लाइड। देखो यहाँ 1/3 हैंग है तो मास कितना होगा m/3, यहाँ मास कितना होगा 2m/3। ये रोकेगा, कितने से रोकेगा म्यू m/3g। ये चलाएगा, कितने से चलाएगा इतने से, दोनों को बराबर कर दो तो म्यू m/3g 2m/3g म्यू 2 आ गया, म्यू कितना आ गया, कोई दिक्कत नहीं अभी समझ गए ना, देख लो कोई डाउट हो, ठीक है। 3B इसमें कोई और डाउट बच्चों, ठीक है। 4A इसमें बच्चों जो दिया हो कोई डाउट हो? 4B, ठीक है। अब बच्चों जो अपना टॉपिक चल रहा था उसे फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, उसे बच्चों हम कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों अब याद करो लास्ट टाइम पर मैंने बताया था सबसे पहले तुम लिमिट निकाल दो। लिमिट क्या होती है म्यू एन, लिमिट ज्यादा होगी तो ही वो चलेगा वरना नहीं चलेगा, ये चीज क्लियर है ना, ठीक है। अब बच्चों उस पर अगर हम क्वेश्चंस और देखें तो अब बच्चों इसे आप ड्रॉ कर लो। जैसे बच्चों इसको मैंने v0 स्पीड दी m मास से, थोड़ी डिस्टेंस चल के बच्चों वो रुक गया, थोड़ी डिस्टेंस चल के वो रुक गया। तो तुम्हें क्या करना है, एक तो टाइम निकालना है और दूसरा d निकालना है गिवन पैरामीटर के टर्म्स में। बच्चों म्यू इन्होंने दिया है, उसका मतलब काइनेटिक स्टैटिक जैसी जरूरत पड़े यही लेके चलना। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, कर लो फटाफट। सही है, सही है, सही है बच्चों। देखो बच्चों ये घिस रहा है तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक। घिस रहा है तो पक्का फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों इधर लगेगा और वो होगा म्यू नॉर्मल mg, तो उसकी वजह से एक्सीलरेशन आएगा फोर्स बाई मास यानी कि म्यू जी। बच्चों ये घिस रहा है तो पक्का फ्रिक्शन काइनेटिक है। काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स होता है म्यू नॉर्मल, तो म्यू mg, उसकी वजह से एक्सीलरेशन बच्चों ये आ गया। मैं v = u + at लगा रहा हूं, फाइनल 0 इनिशियल v0
अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस का म्यू जी टी, तो टाइम बच्चों अपने पास आ गया वी नॉट बाई म्यू जी, एक आंसर। अब यही बच्चों वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as माइनस का म्यू जी डी, तो डी बच्चों अपने पास आ गया वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। बताओ बच्चों कोई डाउट समझ पाए बच्चों इसे, कहीं कोई दिक्कत? हाँ बोलो बोलो। म्यू जी कैसे आया है ना, देखो एक्सीलरेशन हमें चाहिए, तो ये घिस रहा है, घिस रहा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन अपने पास फिक्स होता है म्यू इनटू नॉर्मल, नॉर्मल mg है। अब एक्सीलरेशन होता है फोर्स बाई मास, तो फोर्स म्यू mg अपॉन मास, mm कट गए म्यू जी। और चेक करो बच्चों को डाउट समझ गए बच्चों इतना? अब बच्चों ये जिससे हो जाए मॉड्यूल से मैं बता रहा हूँ वो देखना, एक सेकेंड बस। 220 क्वेश्चन 35। हाँ बोलो बच्चों, वापस बोलो। डी डी कैसे है? देखो मैंने फॉर्मूला लगाया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनली वो रुक गया, रेस्ट मतलब रुक गया, तो स्पीड जीरो, इनिशियल स्पीड वी नॉट 2, रिटार्डेशन म्यू जी है, विथ साइन लिखोगे तो माइनस म्यू जी, और डिस्टेंस दे, जैसे ये डायरेक्शन मैंने प्लस मान ली, ये माइनस। अब इसको उस साइड ले जाओ, 2 म्यू जी डी वी नॉट स्क्वायर, बस डी निकल आएगा। ठीक है ना बच्चों, इसे ट्राई कर लो जिसका ये हो जाए। ठीक है, एक बार ट्राई करो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों पिछला क्लियर है ना? ठीक, ये हुआ बच्चों किसी से? कर लो कर लो, पिछले वाले में अगर कंफ्यूजन हो तो पूछना। बाकी बच्चों ये जो 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं वो अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है, तो वो एज ए होमवर्क रख लेना आप। बच्चों बताओ किसी से हो पाया हो ये? कर लो। हाँ बोलो क्या किया है मुझे बताओ। नहीं इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं बताता हूँ।
ठीक है, और कोई? हाँ कर लो आराम से तुम। हाँ हो गया, क्या किया है मुझे बताओ। म्यू एस एन, हाँ वो ठीक है, म्यू एस निकल आएगा, ठीक है, उसके बाद बताओ। ठीक है, ठीक है, अप्रोच ठीक है, और थोड़ा सा देखते हैं। ओके चलो बच्चों, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, जैसे याद करो बच्चों, स्टार्टिंग में मैंने आपको 4-5 डायग्राम बनाए थे, उसमें आपने फोर्स लगाया रुका है, और फोर्स लगाया रुका है, 11 न्यूटन पे वो जस्ट चलने वाला होता है। तो वैसा ही बच्चों यहाँ है, 15 न्यूटन पे ये जस्ट चलने वाला है, इसके बाद एक हल्का सा पुश किया तो ये चल पड़ा। तो एक तरीके से बच्चों इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन मान सकते हैं। जिस तरह की लैंग्वेज लिखी है, हम 15 न्यूटन को लिमिटिंग फ्रिक्शन मान सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं मान सकते। ठीक है, तो बच्चों इसके जस्ट बाद वो जेंटल पुश से चलने लगा, इसका मतलब हम ये मानेंगे कि ये एक तरीके से लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो बच्चों 15 लिमिटिंग फ्रिक्शन होना चाहिए, यानी कि म्यू नॉर्मल, और नॉर्मल बच्चों 2.5 में ग्रेविटी 10 लेके चल रहा हूँ, तो म्यू बच्चों यहाँ पे 3/5 यानी कि 0.6, ग्रेविटी इन्होंने 10 ही बोला है। ठीक है बच्चों, बताओ इस पार्ट में कोई दिक्कत? ये क्लियर है? ये लेकिन स्टैटिक माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा? स्टैटिक। ये पार्ट क्लियर है? अब बच्चों एक बार जब चलने लगेगा तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक। और हमें दिया है कि 5 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, तो S = 0t, या पूरा प्रॉपर लिखें, चल कितना रहा है बच्चों? 10, 0t ½ a t², S = ut + ½ a t²। तो बच्चों एक्सीलरेशन अपने पास होना चाहिए 20/25 यानी कि 4/5 यानी कि 0.8। बोलो बच्चों इसमें कोई डाउट? अब बच्चों एक्सीलरेशन अगर मैं लिखूंगा तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो एक्सीलरेशन बच्चों 0.8 किसके बराबर होगा? चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन मास। चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन मास। इधर भेजता हूं, तो बच्चों इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, 15 माइनस फ्रिक्शन। बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन आया 30, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आया? 30। अब काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के और नॉर्मल 25, 13, तो म्यू के बच्चों 13/25। तो बच्चों ये था, मतलब उससे देख लेना बच्चों जो भी आ जाए। एक काम करो, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो 2500 से डिवाइड करूँगा 0.52। हाँ आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? 0.52। एक बार बच्चों फिर बता रहा हूँ, देखो 15 न्यूटन पे वो जस्ट चलना शुरू कर रहा, तो 15 अपने आप में लिमिटिंग होना चाहिए। एक आंसर आ गया। फिर बच्चों 10 मीटर 5 सेकंड में चल रहा है, तो इससे एक्सीलरेशन ये आया, एक्सीलरेशन ये आया। चाहो तो एक्सीलरेशन को डायरेक्ट म्यूजी लिख सकते हैं, ठीक है ना? एक्सीलरेशन को डायरेक्ट म्यूजी नहीं, उसमें दिक्कत ये सिंगल फोर्स नहीं है, सिंगल फोर्स नहीं है, अकेला सिंगल फोर्स होता लिख देते। ठीक है, एक्सीलरेशन बच्चों चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन मास, फ्रिक्शन 13 आया। फ्रिक्शन को बच्चों म्यू के नॉर्मल लिखा, फाइनल आंसर। एक बार बच्चों चेक करो कहीं कोई दिक्कत हो बताओ। बच्चों ये इसी पैटर्न के क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किए, तो ये मैं जो है होमवर्क दे रहा हूँ। नहीं म्यू एस हम निकाल चुके हैं, वो 0.6 निकला है, क्योंकि वो 15 पे जस्ट चल रहा है, तो 15 अपना लिमिटिंग होना चाहिए। हाँ मल्टीपल है, तो हम अगर मैच कराते हैं तो म्यू एस 0.6 ए सही है, ए और बी सही हो जाएंगे, ए और बी सही हो जाएंगे।
ठीक है बच्चों, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे। अब नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप बच्चों ये होता है, देखना ये एक बॉक्स रखा है, ठीक है ना, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है पर मान लो एक बॉक्स रखा है, इसको बच्चों मान लो हम ऐसे धक्का दे रहे हैं। तो अगर हम ऐसे धक्का दे रहे हैं इस तरह से, तो एक तरीके से बच्चों यू फोर्स लगा रहे हैं। कैसे फोर्स लगा रहे हैं? ये कुछ एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या रहेगा वो हम देख रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? तो बच्चों अब इसमें नेक्स्ट आप देखो, ये रहा जो मैंने आपको बताया, मैं यू फोर्स लगा रहा हूं। यू फोर्स लगा रहा हूं मतलब हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे फोर्स लगा रहा हूं। फ्रिक्शन कोफिशिएंट बच्चों म्यू। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ बताना है जिससे कि ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर दो। करो बच्चों, एक बार करना बच्चों वही है, सबसे पहले एफवीडी बनाओ, जरूरत पड़े तो रिजॉल्व कर लो, फिर नॉर्मल निकालो, फिर लिमिट निकालो, फिर ड्राइविंग फोर्स निकालो। अगर हम जस्ट चलाना चाहते हैं तो ड्राइविंग फोर्स लिमिट के बराबर होना चाहिए। ड्राइविंग फोर्स लिमिट के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों एफवीडी बनाओ, रिजॉल्व करो, नॉर्मल लिखो, लिमिटिंग फोर्स निकालो और ड्राइविंग फोर्स लिमिट के बराबर होना चाहिए, तब जाके वो चलेगा। नहीं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करो। नहीं 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 नहीं, जल्दबाजी में कर रहे हो, इस वजह से मिस्टेक हो रही है। ठीक है ना, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे सॉल्व करो। वापस बोलो, ये ठीक है। हाँ तुम बोलो सत्यम। देखो इसमें दिक्कत ये कि तुमने f को f के टर्म्स में दिया, जैसे f पूछा है और ऑप्शन में भी, हाँ वो गड़बड़ है। हाँ तुम बोलो, ये ठीक है। बच्चों देखो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो पहली स्टेप एफवीडी, तो एफवीडी में बच्चों याद रहे फ्रिक्शन नहीं दिखाना, हो गया। दूसरी स्टेप बच्चों ये एंगल पे है तो इसको तोड़ लो, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। अब चलेगा कब? जब ड्राइविंग फोर्स लिमिट के बराबर हो जाए या उससे थोड़ा ज्यादा हो जाए। ड्राइविंग फोर्स लिमिट को क्रॉस करके थोड़ा ज्यादा हो जाए। अब चलाएगा कौन इसमें बच्चों बताओ, कौन इसे चला रहा? एफ कॉस थीटा। और लिमिट होता है म्यू नॉर्मल। नॉर्मल बच्चों ये इन दोनों के बराबर, क्योंकि नॉर्मली तो mg है बट एफ साइन थीटा से और दबा रहे हैं तो वो ज्यादा दबेगा, ज्यादा दबेगा तो नॉर्मल बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल बच्चों अपने पास हो गया mg प्लस एफ साइन थीटा। अब एफ साइन थीटा वाले टर्म को इधर ले आते हैं, तो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, म्यू एम जी, म्यू एम जी। तो एफ बच्चों हो गया म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब बच्चों इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे थोड़ा ज्यादा भी होगा तो चल जाएगा। तो लिमिटिंग केस में बच्चों बराबर मान सकते, लिमिटिंग केस में बराबर मान सकते। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत? एक बार देख लो आराम से, कोई दिक्कत? एफ साइन थीटा किस में? देखो बता रहा हूं, ये ऐसे मूव नहीं कर रहा तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर। तो ऊपर नॉर्मल mg प्लस एफ साइन थीटा, तो f लिमिटिंग होता है म्यू n। तो नॉर्मल की जगह मैंने क्या लग दिया बच्चों, एक बार चेक करो। हाँ इसमें डाउट है या इसमें? इसमें डाउट है ना? देखो
एक स्टेप मैंने कम दिखाई, म्यू एम जी म्यू एफ साइन थीटा, म्यू एफ साइन थीटा को लेफ्ट साइड ले लिया, म्यू एफ साइन थीटा को लेफ्ट साइड ले लिया, एफ कॉमन ले लिया, चाहो तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, एफ कॉस थीटा म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा, म्यू एफ साइन थीटा यहाँ ले आया, एफ कॉमन लिया, ये आ जाए। बताओ बच्चों, अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों? अब एक और सिचुएशन बच्चों, ठीक है बच्चों, ये जो हम बोलते हैं ऐसे धक्का देना, इसको हम बोलते हैं पुश करना, इसको हम क्या बोलते हैं? पुश करना। अब ये बच्चों मान लो मैंने इसमें एक रस्सी ऐसे बांध दी, रस्सी बांधी और फिर ऐसे पकड़ के खींच के लेके जा रहा हूँ। बच्चों समझो, इसी पे मैंने रस्सी बांध दी और फिर यूं खींच के लेके जा रहा हूँ, उसे हम बोलते हैं पुल करना, उसे हम क्या बोलते हैं? पुल करना। बच्चों इसमें अभी कोई दिक्कत? चले आगे। तो नेक्स्ट बच्चों अब इसे देखो, इसी को मैंने क्या किया, एक रस्सी से बांधा और ऐसे खींच के लेके जा रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन बच्चों अभी भी वही है, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ, जिससे कि वो स्लाइड करना स्टार्ट करे। तो बच्चों लगभग जो हमने पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही सॉल्व करना, ट्राई करो एक बार। प्लस म्यू सेम, ठीक है बच्चों। देखो पहली स्टेप एफ वी डी, दूसरी स्टेप जरूरत पड़े तो रिजॉल्व कर लो, तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। फिर बच्चों हम चाहते हैं कि चल पड़े, तो चलाएगा कौन? एफ कॉस थीटा। जब बच्चों ड्राइविंग फोर्स लिमिट क्रॉस करेगा तो ही चलेगा। लिमिट बच्चों मतलब म्यू नॉर्मल, उसको क्रॉस करेगा तो ही चलेगा। ड्राइविंग फोर्स ये हो गया म्यू नॉर्मल। बच्चों देखना, नॉर्मल प्लस ये mg के बराबर, क्योंकि ऐसे मूव नहीं कर रहा, तो नॉर्मल प्लस ये mg के बराबर। तो नॉर्मल बच्चों अपने पास क्या हो जाएगा? mg माइनस एफ साइन थीटा। अब बच्चों म्यू एफ साइन थीटा को यहां ले आओ, म्यू एफ साइन थीटा को यहां ले आओ, तो एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा म्यू एम जी। अब f मुझे चाहिए, तो बच्चों वो मेरे पास आ गया म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। लिमिटिंग केस में बराबर मान सकते। बताओ बच्चों अभी इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों? तो इस सिचुएशन को बच्चों हम बोलते हैं पुल करना। क्या बोलते हैं? पुल करना। ठीक है, इसमें बच्चों कोई डाउट हो बताओ। इसी में सेकंड फिर बच्चों लिख लेना। ये चीज क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, अब बच्चों इसमें आप लिखो, इफ थीटा इज वेरिएबल, if theta is variable, then find minimum value of f. If theta is variable, then find minimum value of f. बच्चों जैसे हम अपने हिसाब से किसी भी एंगल पे फोर्स लगा सकते हैं, किसी भी एंगल पे फोर्स लगा सकते हैं, तो हमें किस एंगल पे फोर्स लगाना चाहिए जिससे कि F कम से कम लगे, और वो कम से कम F क्या होगा एक तरीके से वो बताना। नहीं, जैसे कई बार हमें ये लगता है कि हम सीधा यूं फोर्स लगा दें, ऐसा नहीं है, इससे कम फोर्स भी पॉसिबल है। पहला जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि हम सीधा सीधा फोर्स लगा दें, बट उससे भी कम फोर्स पॉसिबल।
बच्चों एक चीज याद करके बताओ, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हाँ कर लिया, क्या आ रहा है बोलो? नहीं पूरा f बताओ, f क्या आ रहा है? अच्छा ठीक है, तो आप बोलो। बस सही है, सही है बच्चों। देखो ये चीज कम से कम चाहिए, तो ये चीज ज्यादा से ज्यादा चाहिए, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो f मिनिमम तुम्हारे पास हो जाएगा म्यू एम जी बच्चों 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बच्चों यहाँ a कितना है 1, b कितना है म्यू, तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों ये एडवांस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी साल पहले पूछा गया था। तो अधिकतर बच्चों के दिमाग में यही आता है कि हम सीधा सीधा ऐसे लगा दें, सीधा सीधा ऐसे लगा दें तो म्यू एम जी आंसर होना चाहिए, बट बच्चों म्यू एम जी से ज़्यादा कम ये। इस केस में बच्चों अगर एंगल पूछा जाए तो टेन थीटा बच्चों म्यू आ जाएगा। जैसे मान लो बच्चों म्यू रूट 3 है, म्यू रूट 3 है, तो किस एंगल पे लगाना चाहिए? मतलब 60 डिग्री। एक बार बच्चों फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है ना? नहीं इसके थ्रू क्रॉस चेक कर लेते हैं सही कर रहे हैं कि नहीं, पर पहले मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? अब बच्चों मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा म्यू कॉस थीटा, हाँ टेन थीटा म्यू, सही है, सही है। तो वो कब होगा? जब टेन थीटा कितना होगा? म्यू। ऐसे बच्चों बताओ अगर म्यू 1 है, म्यू 1 है, तो किस एंगल पे फोर्स लगाना चाहिए? 45 डिग्री। समझ पाए बच्चों? अब इसमें बच्चों कई थ्योरेटिकल और वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले बच्चों ये वाला क्वेश्चन समझ पाए, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों मुझे वापस बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं? पुल करना। इसको क्या बोलते हैं? पुल करना। बच्चों आंसर एक बार दिमाग में रख लो, इसको बच्चों हम बोलते हैं पुश करना। आंसर ये रहा, इधर वाला। अब बच्चों सोच के बताओ किस केस में अपना फोर्स ज्यादा है, किस केस में कम? देखो इस वाले में ज्यादा है, इसे हमने पुश करना बोला, उस वाले में कम है। क्यों? क्योंकि बच्चों ऊपर तो दोनों में सेम है, नीचे डिनोमिनेटर इसमें छोटा है तो फोर्स बड़ा है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि पुश करना मुश्किल है, पुश करना मुश्किल है, पुल करना आसान। अब इसी में बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पुल करना इस वजह से आसान है क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम हो जाता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम हो जाता है। ये सही है क्या? नहीं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो सरफेस पे डिपेंड करता है, वो तो वही रहता है। फर्क किस चीज का पड़ता है? नॉर्मल। जब बच्चों पुल करते हैं तो एक कंपोनेंट ऊपर आता है जो कि नॉर्मल को कम कर देता है, जबकि पुश करते हैं तो एक कंपोनेंट नीचे आता है जो कि नॉर्मल को बढ़ा देता है। वो इसके पीछे रीजन, वो बच्चों इसके पीछे रीजन। ये क्लियर है बच्चों? तो अब इस एंगल के हिसाब के क्वेश्चंस बच्चों अगर हम देखें, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बच्चों अगर मॉड्यूल से हम क्वेश्चंस देखें बच्चों, इसे मैं हटा रहा हूं, ठीक है? तो इसी पैटर्न या इससे मिलते जुलते पैटर्न के हैं बच्चों 37, 44, 3A, थर्ड 4A, सिक्स्थ 19, 4B थर्ड। बच्चों जैसे 4B का थर्ड एक बार रीड कर लो, अभी जो हमने डिस्कस किया है वही चीज़ है। बच्चों बताओ फर्स्ट सही है गलत है? सही है।
सेकंड सही है गलत है? मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। ठीक है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स उस पर डिपेंड करता है, बट और भी फैक्टर पे डिपेंड करता है। पर देखा जाए तो ये पार्ट तो सही बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बट ये उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा। सरफेस का नेचर तो वही है, तो आंसर होने चाहिए दोनों सही बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बच्चों बताओ ये वाला समझ पाए ना? समझ गए? ये बच्चों जो बाकी मैंने दिए हैं वो अभी जो हमने डिस्कस किया है उसी पैटर्न के हैं, या उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया। तो आप रिलेट करके एक बार ट्राई करना, डाउट होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? चले आगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, उसको बच्चों ऐसे समझो, लाइक बच्चों जैसे ये मोबाइल ऐसे रखा है, अब इस पर अगर मैं कम फोर्स लगाऊंगा तो वो स्लाइड करने लगेगी, लेकिन अगर मैं ठीक ठीक फोर्स लगाऊंगा तो वो टिका रहेगा। तो बच्चों जनरली ऐसे वर्टिकल चीज़ पे कोई टिक थोड़ी सकती, mg नीचे लगेगा तो वो उसको खींचेगा। तो बच्चों ये बताओ, जब मैं इस पर कम फोर्स लगाता हूँ तो ये ऐसे स्लाइड क्यों कर रहा है? जैसे कम फोर्स लगा रहा हूँ तो ये स्लाइड करने लगता है, ज़्यादा फोर्स पे टिक जाता है। क्या फ़र्क पड़ता है ऐसा? बच्चों जब हम ज़्यादा फोर्स लगाते, बच्चों मैं यूँ फोर्स लगा रहा हूँ, तो मान लो मैंने 50 लगाया, तो वहाँ से नॉर्मल कितना आएगा? 50। अगर मैं 25 लगाऊंगा तो नॉर्मल 25। तो बच्चों अगर मैं कम फोर्स लगाऊंगा तो नॉर्मल कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। mg इसको चला रहा है वो तो वही रहेगा। तो बच्चों जब मैं कम फोर्स लगाऊंगा तो नॉर्मल कम होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो वो मूव कर सकता है। जब मैं ठीक ठीक फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन ठीक ठीक होगा, वो टिका सकता है। सिचुएशन क्लियर है? अब बच्चों इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो बच्चों इससे ट्राई करो। F हम लगा रहे हैं, m फ्रिक्शन कोफिशिएंट बच्चों म्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट। करो बच्चों ट्राई एक बार। अभी जो मैंने बताया बस वही सिचुएशन अप्लाई करना। F हम कितना लगाएं कि भाई वो टिका रहे? ठीक है बच्चों, देखते हैं। बच्चों पहली स्टेप FVD, mg नॉर्मल। अब बच्चों इसको खिसका कौन रहा है? mg। हम चाहते हैं कि टिका रहे, हाँ, तो ड्राइविंग फोर्स लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। ड्राइविंग फोर्स को लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। ड्राइविंग फोर्स बच्चों कौन है? mg म्यू, और नॉर्मल बच्चों f और नॉर्मल बराबर है, तो नॉर्मल f के बराबर लिख सकता हूं। तो f शुड बी ग्रेटर देन mg बाई म्यू। अगर उससे ज्यादा होगा तो चल जाएगा, मिनिमम निकालूंगा तो बराबर मान सकता हूं mg बाई म्यू। लिमिटिंग केस में बराबर मान लो mg बाई म्यू। बच्चों बताओ इसमें कोई तकलीफ? क्लियर है ना सबको? ठीक है। इसी में बच्चों फिर वापस पैटर्न ये होता है कि भाई फोर्स सीधा ना लगा के, जैसे ये है बच्चों ऐसे एंगल पे लगा दो, तो एंगल पे लगाओगे तो बस वही रिजॉल्व और करना पड़ेगा। एंगल पे लगा दोगे तो रिजॉल्व और करना पड़ेगा। बच्चों बताओ इसमें कोई तकलीफ? चले आगे, हटा दो ना बच्चों। अब बच्चों इसे ट्राई करो फिर। फ्रिक्शन फोर्स बच्चों इसमें निकालना, 100 न्यूटन हम लगा रहे हैं 30 डिग्री पे, 3 kg 1/4। एक बार ट्राई करो फिर मैं डिस्कस करता हूँ बच्चों। ये पानी दे देना है।
ओके बच्चों कर लिया, क्या आ रहा है 20 डाउनवर्ड, देखते मुझे पता नहीं। ओके बच्चों अगर जिसका हो जाए आप इसे ट्राई कर सकते हो, जिसका हो जाए वो इसे ट्राई कर सकता है, ठीक है। बच्चों बताओ किसी और से हो पाया हो? अप्रोच बच्चों वही है, आप बोलो 20, देखते मुझे पता नहीं, अब वापस बोला। अच्छा आपके हिसाब से ये है ना, चलो देखते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अभी समझते हैं। बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ 12√3, देखते हैं बच्चों मुझे पता नहीं, ठीक है। ओके चलो बच्चों अब देखते हैं, ठीक है। बच्चों स्टेप्स अपनी क्या है, पहली स्टेप एवरीडे, तो बच्चों mg नीचे लगेगा 3g 30, नॉर्मल इधर लगेगा, एवरीडे हो गया। जरूरत पड़े तो रिजॉल्व करो, जरूरत है तो 100 cos 30 50√3 sin 30 50। अब बच्चों ड्राइविंग फोर्स निकालते हैं, ड्राइविंग फोर्स, तो बच्चों 30 और 50, 30 50, 30 नीचे चला आ रहा है, 50 ऊपर चला आ रहा है, तो ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स कितना माना जाएगा, 50 माइनस 30 यानी कि 20 ऊपर। ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स कितना माना जाएगा, 20 ऊपर। अब लिमिट से पहले नॉर्मल निकालते हैं, नॉर्मल बच्चों ये 50√3 हो जाएगा, उसमें कुछ है नहीं, छोड़ो। अब लिमिट निकालते हैं, म्यू 1/4 और नॉर्मल, नॉर्मल बच्चों अपने पास है 50√3, 50 इंटू 1.73, ये एक बार 1.7 ही लेके चलता हूँ, ठीक है ना, 1.7। बच्चों देखते हैं कितना आएगा ये, 17.85, तो 85/4, तो बच्चों कुछ 21.25 मान। तो बच्चों ये बताओ ड्राइविंग फोर्स कितना है, ड्राइविंग फोर्स 20, लिमिट कितने की है, क्या लिमिट क्रॉस हुई, नहीं हुई तो वो रुका रहेगा, रुका रहेगा तो फ्रिक्शन ड्राइविंग फोर्स के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों यहाँ लिमिट क्रॉस नहीं हो पाई, नहीं हो पाई, इसका मतलब वो रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा तो फ्रिक्शन ड्राइविंग फोर्स के बराबर यानी कि 20, लेकिन डायरेक्शन उल्टी होगी यानी कि नीचे, ठीक है। आपका चेक करो बच्चों, कोई कंफ्यूजन। तो जो स्टेप्स बताई हैं बस वो फॉलो करना। अब बच्चों ये 3 क्वेश्चन अभी जो मैंने पैटर्न डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड है, तो बच्चों ये एज ए होमवर्क रख लो, इसको बच्चों अभी ट्राई कर लो। वापस बोलो आप, ये 1.7 कैसे आया, देखो √3 की वैल्यू, म्यू नॉर्मल, नॉर्मल कितना है 50√3, 50√3, समझ पाएगी नहीं, मैं इधर लिखता हूँ, म्यू नॉर्मल, म्यू कितना है 1/4, 50√3, अब उसकी वैल्यू 1.732 होती है, 1.7। बच्चों ये 3 एज अ होमवर्क रख लेना, ये अभी ट्राई कर लो।
बच्चों ये नोट कर लिया ना, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। जैसे बच्चों 3D में क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये सिचुएशन है, एक यहाँ लग रहा है बच्चों F1 बच्चों 75, एक मान लो बच्चों F2 ऐसे लग रहा है, F2 बच्चों में दिया है 30, इसका मास 4 kg, ठीक है, μs 0.8 0.5 G10 लेके चलना है, ब्लॉक रेस्ट पे है, फ्रिक्शन फोर्स बताना है, हाँ 50, देखते हैं मुझे पता नहीं, और कोई, हाँ सत्यम आप बताओ आपने क्या किया, हाँ सत्यम बोलो क्या किया तुमने, ठीक है ठीक है ठीक ठीक, सही है सही। बच्चों देखो समझना, जैसे बच्चों ये ब्लॉक है, इसका mg ऐसे नीचे लग रहा है, एक मैं यूं लगा रहा हूं यूं, तो जो मैं इधर लगा रहा हूं दैट इज 75, वो तो बच्चों नॉर्मल से बैलेंस हो गया, उसका कोई लेना देना नहीं है, चलाने में वो कोई हेल्प नहीं कर रहा। अब चलाने में कौन हेल्प कर रहा है बच्चों, एक तो mg 4g यानी कि 40, तो एक उसको 40 चलाएगा, एक बच्चों मैं यहाँ से यूं फोर्स लगा रहा हूँ या ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ 30, इधर बच्चों यूं फोर्स क्या लगा रहा हूँ 30, तो उस 30 की वजह से बच्चों वो यूं चलना चाहता, 30 की वजह से इस साइड चलना चाहता, 40 की वजह से ऐसे नीचे चलना चाहता, तो बच्चों उस 30 की वजह से ऐसे मान लो एक बार इस साइड चलना चाह रहा, 40 की वजह से ऐसे चलना चाह रहा, जस्ट मान लो 30 40 नेट 50, बच्चों 3D में है तो वो इमेजिन करना होगा, जैसे ये 40 इधर 30, तो 40 इधर 30 इधर, तो वो नेट ऐसे 50 से चलना चाहता, तो नेट ड्राइविंग फोर्स बच्चों अपने पास कितना है 50, नेट ड्राइविंग फोर्स 50। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि वो रेस्ट पे है, तो हमें फिर दिमाग नहीं लगाना, अब नेट ड्राइविंग फोर्स अपने पास 50 है, तो फिर फ्रिक्शन फोर्स 50 ही हो जाएगा। हाँ हालांकि बच्चों अगर हम लिमिट निकालना चाहें तो नॉर्मल 75 इंटू 0.8 कितनी आ रही है 60, तो लिमिट वैसे भी क्रॉस नहीं हो रही। बताओ बच्चों आंसर आ जाएगा 50, इसमें कोई कंफ्यूजन? चलें बच्चों आगे, ये वाला क्लियर है, बोलो कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों याद करो जब फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ था तो मैंने कांटेक्ट फोर्स के बारे में थोड़ा सा बताया था, तो कितने तरह के कांटेक्ट फोर्स थे? दो, कौन कौन से? नॉर्मल और फ्रिक्शन। नॉर्मल हमेशा सरफेस के कैसे लगता है? परपेंडिकुलर, फ्रिक्शन हमेशा टेंजेंशियल, उन दोनों के नेट को ही हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। या इसका रिवर्स भी ट्रू है, कांटेक्ट फोर्स का जो टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट होगा वो फ्रिक्शन, नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट होगा वो नॉर्मल। क्लियर है बच्चों? ओके, तो हेडिंग बच्चों आप लिख लो कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, ठीक है बच्चों। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे मान लो एक्सटर्नल फोर्स या एफ फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स कुछ मान लो एफ लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा दिया, हो सकता है बच्चों चल रहा हो सकता है नहीं चल रहा, वो डिपेंड करेगा कि भाई कितना फोर्स लगाया, तो वो नहीं पता क्या हो रहा है। पर अगर मैंने एफ फोर्स लगाया है तो चल रहा होगा तो यहाँ कोई काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, रुका हुआ होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसके बराबर लग जाएगा, बट कोई ना कोई फ्रिक्शन लग जाएगा।
नॉर्मल बच्चों कहाँ होगा? ऊपर। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों नॉर्मल इधर, फ्रिक्शन इधर, इन दोनों का अगर मैं नेट लिखता हूं तो ये अपने पास हो जाता है कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स बच्चों अपने पास हो जाता है नॉर्मल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर। बस इतना बच्चों कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। ये क्या है? कांटेक्ट फोर्स। तो बच्चों दिमाग में आपके क्या फिट होना चाहिए कि नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होता है। उसमें ये नहीं सोचना है कि नॉर्मल mg के बराबर है, वो इस केस में mg के बराबर है, किसी केस में मान लो इसको और किसी फोर्स से दबाने लगे या ऊपर उठा दें, तो वो मतलब नहीं। हमें ये दिमाग में रखना है कि नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होता है। अब ये एंगल मान लो बच्चों थीटा, ये एंगल थीटा। यहां तक बच्चों कोई कंफ्यूजन? ठीक। तो अब एक लाइन बच्चों आप लिख लो बस, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। अब बच्चों इसमें आप लिख लो, इस तरह से बच्चों लिख लो, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स and friction force, resultant of normal reaction force and friction force is called contact force, is called contact force. Resultant of normal reaction force and friction force is called contact force. ठीक है। नेक्स्ट बच्चों लिख लो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसमें बच्चों एक लाइन लिख लो बच्चों, ये क्लियर है ना? बस एक छोटी सी लाइन है, नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होता है, खत्म। नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच में एंगल 90 ही होगा, क्योंकि ये टेंजेंट के अलोंग है, वो नॉर्मल के अलोंग है, तो बस यही आ जाएगा। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, एक बार मैं बता रहा हूँ फिर लिखवा दूंगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बच्चों ये हो जाता है, जैसे ये जो एंगल है इसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, लेकिन कब? जब ये जस्ट मूव करने वाला, जस्ट मूव करने वाला, तो एट टाइम ऑफ स्लाइडिंग बच्चों जो ये एंगल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बच्चों ये जब जस्ट स्लाइड करने वाला होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन कौन सा होगा? लिमिटिंग, म्यू एन के बराबर, ठीक है ना। ओके, अब बच्चों एक लाइन लिख लो इसमें, angle of contact force from normal reaction, angle of contact force from normal reaction, angle of contact force from normal reaction when object just about to move, when object just about to move, when object just about to move is called angle of friction. Angle of contact force from normal reaction when object just about to move is called angle of friction. बच्चों इतना क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों इसी में अगर हम देखेंगे तो टेन थीटा क्या होगा बच्चों? ये बेस मानेंगे, ये परपेंडिकुलर, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल, लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चों म्यू नॉर्मल अपॉन नॉर्मल, तो टेन थीटा बच्चों एक तरीके से म्यू हो गया।
बस इतना कंप्लीट कर। बच्चों इसका यूज क्या है वो समझो। कई बार आपको बोल देंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन 30 डिग्री है, तो बस आपको पता होना चाहिए tan 30 म्यू, यानी कि इनडायरेक्टली आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे दिया। आपको बोला एंगल ऑफ फ्रिक्शन 37 है, तो 3/4 एक तरीके से फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना हो गया 0.75, तो वो पता होना चाहिए, वरना आप फ्रिक्शन कोफिशिएंट में अटक सकते। ठीक है बच्चों, कर लो इतना फटाफट। हाँ, ये जस्ट अबाउट टू मूव मतलब स्टैटिक हो जाएगा। ये अगर वो चलते समय होगा तो यही चीज काइनेटिक बन जाएगी। ये जस्ट अबाउट टू मूव के टाइम पे क्या होगा स्टैटिक, और चलते समय अगर होगा तो यही चीज काइनेटिक हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इसे बच्चों फिर मैं हटा देता हूं। ठीक है, कोई डाउट बच्चों? ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखना, ये m, ये थीटा, ये रेस्ट पे। ठीक है बच्चों, फाइंड फर्स्ट नॉर्मल, दूसरा फ्रिक्शन, तीसरा कांटेक्ट फोर्स। करो बच्चों। बच्चों जैसे इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, बोलो बच्चों। एक बार आप फ्रिक्शन फोर्स बताओ। देखो म्यू एम जी कॉस थीटा नहीं होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ हमें थोड़ी पता है कि भाई ये जस्ट अबाउट टू मूव है या नहीं है, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ओके, और कोई? कॉन्टैक्ट फोर्स एम जी आता है। बच्चों देखो, पहली स्टेप एफवीडी, तो बच्चों इंक्लाइन प्लेन पे मैंने बता रखा है कि भाई रट लो, इधर एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल। अब बच्चों मूव नहीं कर रहा है तो नॉर्मल एम जी कॉस थीटा। अब बच्चों फ्रिक्शन समझो, अगर वो रेस्ट पे है तो चलाने वाले फोर्स के बराबर फ्रिक्शन होना चाहिए, तो फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। अब बच्चों कांटेक्ट फोर्स इन दोनों का स्क्वायर अंडर, तो बच्चों थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूं, डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, एम जी स्क्वायर का अंडर एम जी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एम जी। तो बच्चों अब एक बार मुझे बताओ, इस केस में कांटेक्ट फोर्स कितना आया? एम जी। अब बच्चों थोड़ा सा सोचना, ये इंक्लाइन प्लेन है, इस ब्लॉक पे अगर देखोगे तो नीचे ग्रेविटी का mg लग रहा है, तो इस फोर्स को अगर मुझे बैलेंस करना है तो नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा। नेट फोर्स जीरो करना है तो कुल मिला के इस पे एक ऊपर mg लगाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में बच्चों देखोगे इस ब्लॉक पे नॉर्मल इधर लग रहा, फ्रिक्शन इधर, इन दोनों का नेट निकालोगे, देखो फ्रिक्शन इधर, नॉर्मल इधर, इन दोनों का नेट निकालोगे तो वो एग्जैक्टली इधर आ जाता है mg के बराबर। ये ग्रेविटी वाला mg इस mg को बैलेंस कर देता है और नेट फोर्स जीरो हो जाता है। तो अब
बच्चों अगर मैं पूछता हूं जो कांटेक्ट फोर्स आया mg इस ब्लॉक पे बच्चों जो ये कांटेक्ट फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे, उसकी डायरेक्शन कहां होगी? अपवर्ड। और वैल्यू कितनी होगी? mg। निकालोगे तो बच्चों बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड आएगा। इसी को बच्चों घुमा के पूछा जाता है, फिर समझ बच्चों मुझे बताओ कांटेक्ट फोर्स कितना आया? mg। अब बच्चों मैं ये पूछ रहा हूं फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन ब्लॉक, क्या होना चाहिए? mg। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन, वैल्यू वाइज mg रहेगा, डायरेक्शन फर्क पड़ जाएगी। जैसे इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक पे ऊपर लगाएगा, ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे बिल्कुल वर्टिकली नीचे लगाएगा। ये चीज क्लियर है बच्चों? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक। अब इसी में बच्चों मान लो, ध्यान से देखना, मैंने ये बोला, ऐसे लिखवा नहीं रहा हूं, देख के बताओ बच्चों, ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, बच्चों बताओ एक्सीलरेशन कितना हुआ? 0। एक्सीलरेशन 0 तो नॉर्मल कितना होना चाहिए बच्चों? mg cos थीटा। फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए? काइनेटिक लगेगा लेकिन वैल्यू वाइज mg sin थीटा होना चाहिए। तो अब अगर मैं कांटेक्ट फोर्स पूछता हूं mg, तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो भी अपने पास वही चीज रहेगी। कोई डाउट? अब बच्चों जैसे आप अपने मॉड्यूल में देखना बच्चों, पेज 205 क्वेश्चन 21, एक बार ट्राई करो बच्चों। पेज 205 क्वेश्चन 21। सही है? ओके बच्चों देखो, समझो, सही है बच्चों। इस ब्लॉक को देखते हैं, ब्लॉक को, इस पे एक ग्रेविटी का फोर्स हर हालत में नीचे लगना ही लगना। कुछ फोर्स बच्चों ये ब्रैकेट लगाएगा, ब्रैकेट इधर नॉर्मल लगाएगा, इधर नॉर्मल लगाएगा, हो सकता है कुछ फ्रिक्शन विक्शन लगा रहा हो, हमें मतलब नहीं है। हमें ये बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है? तो एक्सीलरेशन क्या हुआ? 0। एक्सीलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 तो इस पे जो mg का फोर्स लग रहा है इसको कोई ना कोई बैलेंस करेगा। तो कुल मिला के इस पे सब मिला के इतना कांटेक्ट फोर्स ऊपर होना चाहिए। इसमें कुछ ये इधर लगा रहा होगा, ये इधर लगा रहा होगा, हो सकता है कुछ फ्रिक्शन लग रहा हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। mg उस पर ग्रेविटी लगा रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर mg चाहिए, मतलब जो ब्रैकेट है वो पक्का mg ऊपर लगा रहा हो, बस खत्म। हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है। एक और बच्चों इसमें आप देखो, पेज 225 क्वेश्चन 11, पेज 225 क्वेश्चन 11। बच्चों इसमें तो खैर नॉर्मल पूछा है तो वो तो कुछ है नहीं, चलो ये बच्चों घर पे कर लेना, इसमें कुछ खास है नहीं। बाकी बच्चों एक मैं चीज़ इसमें डिस्कस करना चाह रहा था, वो समझो, नॉर्मल आप घर पे निकाल लेना, मुझे लगा ये शायद उस पर्पज़ का क्वेश्चन है तो वो मैं वैसे ही डिस्कस कर रहा हूँ। नॉर्मल तो खैर आप निकाल लोगे। याद करो बच्चों एक क्वेश्चन हमने किया था, इधर स्प्रिंग कनेक्टेड थी,
इधर या इधर शायद कहीं थी, ये स्लाइड कर रहा था, तो इसमें टेंशन वगैरह वो सब पूछा था, मतलब निकल आएगा, कुछ है नहीं, तो वो निकाल लेना, कोई डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन मैंने क्या सोच के पूछा था वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो समझो। बच्चों ध्यान से समझना, ये इस पे रेस्ट पे रखा है, अभी वो जो क्वेश्चन था उसी पे एक बार आ रहा है। बच्चों मान लो जैसे मैंने दिया यहाँ म्यू है 0.3, इसका मास 10 किलो, इसका मास 5 किलो, ये रेस्ट पे रखा है, ठीक है। अब चाहो तो बच्चों ड्रॉ ही कर लो, आप इसे एग्जाम्पल के फॉर्म में कर लो बच्चों। ठीक है, अब बच्चों इसमें आप लिखो फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन ड्यू टू ग्राउंड। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू इंक्लाइंड प्लेन, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन ड्यू टू ग्राउंड, ये लिखवाया ना, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन ड्यू टू ग्राउंड। वो रेस्ट पे है तो ऑब्वियस सी बात है स्मूथ नहीं होगा, जैसे ब्लॉक अगर रेस्ट पे रखा है तो वो स्मूथ नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, वो ग्राउंड फ्रेम में रेस्ट पे, ग्राउंड फ्रेम में थीटा मान लो चलो कुछ 30 डिग्री। अब बच्चों समझो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा विजुलाइज करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाए। अगर आप सही विजुलाइज कर पाओगे तो कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट देख के आंसर कर पाओ। ठीक ना, वो ग्राउंड फ्रेम में रेस्ट पे एक्सीलरेट कर रहा होगा तो वो उसके फ्रेम में रेस्ट पे होगा, प्रॉपर रेस्ट पे मतलब वो ग्राउंड फ्रेम में रेस्ट पे। क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों, इंक्लाइन प्लेन पे ग्राउंड क्या फ्रिक्शन लगाएगा, वो इंक्लाइन प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन पे भी जो ग्राउंड लगाएगा, ब्लॉक लगाएगा वो नहीं पूछा है। ब्लॉक का अगर पूछते तो खैर वो निकल आता है, जैसे ब्लॉक पे फ्रिक्शन पूछता हूँ mg sin थीटा, उतना ही फ्रिक्शन इंक्लाइन पे भी लग जाएगा, पर वो नहीं पूछा गया। हाँ, ग्राउंड इंक्लाइन प्लेन पे क्या लगाएगा वो पूछा गया। क्यों? नहीं, देखते हैं, एक्सप्लेनेशन उतना ठीक नहीं है। चलो बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ, समझो बच्चों ध्यान से देखना, देखो आंसर है 0, आंसर है 0। अब हम रीजन समझते हैं। रीजन बच्चों ऐसे समझो, मान लो ये ब्लॉक रखा है 10 किलो, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3, बच्चों बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा, 0। मान लो मैं 50 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, अब फ्रिक्शन 150 लगाऊं तो ऐसे मैं कितना भी फोर्स लगा रहा हूं फ्रिक्शन कितना माना जाएगा, 0, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स कुछ भी नहीं। तो अब बच्चों अभी भी हमने डिस्कस किया था, इस पे कांटेक्ट फोर्स कितना है, कांटेक्ट फोर्स कितना ऊपर, तो इस पे कांटेक्ट फोर्स 5g ऊपर है, तो एक्चुअल में इस पे ये जो ओवरऑल फोर्स लगाएगा वो नीचे 5g लगाएगा, तो वो इस तरह की सिचुएशन बन गई। तो वो ऐसे फोर्स लग रहा है, एग्जैक्टली ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ऐसे फोर्स लग रहा है तो उसकी स्लाइडिंग की कोई टेंडेंसी नहीं, स्लाइडिंग की कोई टेंडेंसी नहीं है, मतलब ड्राइविंग फोर्स कुछ भी नहीं, उस वजह से अपना क्या आ जाएगा, 0। या फिर आप सॉल्व करके चेक करो, सॉल्व करके कैसे चेक करोगे, इस पे एक लगेगा नॉर्मल इधर, उस पे फ्रिक्शन इधर है तो इस पे फ्रिक्शन इधर, बच्चों इसके कंपोनेंट निकालोगे, इसका इधर कंपोनेंट निकालोगे और इसका इधर कंपोनेंट, चेक करोगे दोनों बराबर आएंगे, बराबर आएंगे तो इधर उधर फोर्स कट जाएगा,
तो उसकी इधर उधर मूव करने की टेंडेंसी नहीं है, मूव करने की टेंडेंसी नहीं है, उस वजह से इस इंक्लाइन प्लेन को फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके मूव करने की टेंडेंसी ही नहीं। यही बच्चों अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता तब पूछा जाता, तो मान लो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, तब आंसर क्या होता? तो भी वही होता, तो भी आंसर वही होता। तो मैंने वो क्वेश्चन ये वाला समझ के सोचा था कि शायद ये क्वेश्चन है, बट एक्चुअल क्वेश्चन ये रहता है, और मुझे लगा शायद ये क्वेश्चन भी वही है, पर वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अभी बच्चों क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक बच्चों, इसे फिर मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आप लिख लो बच्चों, हटा दो ना इसे, एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। इसमें बच्चों एक लाइन लिख लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। एंगल ऑफ रिपोज, it is used to find out, it is used to find out friction force, it is used to find out friction force between two surfaces, it is used to find out friction force between two surfaces। जैसे बच्चों समझो, मान लो ये मॉड्यूल एक सरफेस हो गई, अब मान लो बच्चों जैसे ये मोबाइल ये दूसरी सरफेस हो गई, अब मुझे इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट पता करना है, तो बच्चों मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे बहुत धीरे धीरे बहुत स्लोली ऐसे टिल्ड करूँगा, इस पर्टिकुलर एंगल पे स्लाइड कर दिया, तो यही एंगल अपना एंगल ऑफ रिपोज, ये एंगल अपना एंगल ऑफ रिपोज। अब बच्चों समझो, मान लो मुझे पेन, या मान लो चलो इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन पता करना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इसको ऐसे रखूंगा, अब बच्चों बहुत धीरे धीरे स्लाइड करूंगा, देखो इस पर्टिकुलर में वो स्लाइड करने लगा, तो ये अपना क्या माना जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज। तो तरीका बच्चों ये होता है, हम सरफेस को ऊपर दूसरा रख के बहुत धीरे धीरे टिल्ड करेंगे, जिस पर्टिकुलर एंगल पे वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा उसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये क्लियर है बच्चों? अब आगे बच्चों इस तरह से लिख लो, लेट ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग, बच्चों वो मैंने लिखवा दी ना, टू फाइंड आउट, ठीक है, लेट ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग एट थीटा इक्वल टू थीटा नॉट, let block start sliding at theta equal to theta naught। तो बच्चों हम इसे ऐसे धीरे धीरे टिल्ड कर, तो जब एंगल थीटा नॉट के बराबर होता है तब वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। अब बच्चों वही कहानी, यहां क्या लगेगा, mg साइन थीटा नॉट, mg cos थीटा नॉट नॉर्मल। अब बच्चों चूंकि जस्ट स्लाइड कर रहा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू नॉर्मल, इतना क्लियर है? अब जस्ट स्लाइड कर रहा है तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि mg साइन थीटा नॉट म्यू mg cos थीटा नॉट, mg mg कट गए, tan थीटा नॉट इक्वल टू म्यू, tan थीटा नॉट बच्चों क्या आ गया, म्यू। बताओ बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों जैसे मान लो वो 30 डिग्री पे स्लाइड करना शुरू किया, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1/√3। मान लो 37 पे स्लाइड करना शुरू किया, कितना होना चाहिए, 3/4, 0.75। 45 पे स्लाइड कर रहा है 1, 53 पे स्लाइड कर रहा है 4/3, 60 पे √3, मान लो 20 पे स्लाइड कर रहा है तो 10/20,
तो अगर हम वो एंगल पता कर लें उससे अपना फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकल आएगा। और ये कौन सा निकलेगा बच्चों? स्टैटिक वाला। ये कौन सा होगा? स्टैटिक वाला। ठीक है। अब इफ थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट और tan theta is greater than tan theta naught, then object will move। ठीक है बच्चों, अगर एंगल थीटा नॉट से ज्यादा हो तो फिर tan थीटा नॉट से ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। मूव करेगा तो बच्चों फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, ठीक ना। देन ऑब्जेक्ट विल मूव, फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। उस केस में बच्चों एक्सीलरेशन कैसे लिख सकते हो? g साइन थीटा माइनस म्यू के g कॉस थीटा। समझ पाए ना बच्चों? अगर मूव कर रहा होगा तो mg साइन थीटा चलाएगा, म्यू mg कॉस थीटा रोकेगा, तो mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा अपॉन m, तो g साइन थीटा माइनस म्यू के g कॉस थीटा। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। इफ थीटा इज लेस देन थीटा नॉट, जैसे बच्चों 40 डिग्री पे स्लाइड कर रहा है और 35 डिग्री है तो क्या रहेगा? रेस्ट पे। और tan थीटा इज लेस देन tan थीटा नॉट, देन ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। और उस केस में फ्रिक्शन सीधा वही mg साइन थीटा हो जाएगा, उसका मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, कुछ खास नहीं। तो बच्चों बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना याद रख लो tan थीटा नॉट इक्वल टू म्यू। बाकी चीज़ें तो खैर नहीं भी पता होगी तो खुद से कर लोगे, उतना कुछ है नहीं, ठीक है। कर लो बच्चों इतना। ठीक है। अब बच्चों ये जो हमने एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा है उसी के सिमिलर बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। पहले ये बताओ, ये चीज़ समझ गए ना? ठीक है। जैसे कई बार बच्चों आपको बोलते हैं एक हेमीस्फेयर है, उसमें कोई कीड़ा मतलब कोई इंसेक्ट ऐसे चल रहा है तो किस मैक्सिमम हाइट पे टिक सकता है? तो बच्चों इतना हिस्सा देखोगे वही एक इंक्लाइन प्लेन बन गया, वही उसमें tan थीटा इक्वल टू म्यू कर लो। अगर थीटा बीटा म्यू वगैरह कुछ भी पूछते हैं सारी चीज़ें बच्चों यही रहती। जैसे मान लो वो यहाँ पे जाके टिक गया तो वही tan थीटा इक्वल टू म्यू। फिर बच्चों कई बार ये बोलते हैं जैसे रेत का ढेर लगा रहे, रेत का ढेर लगा रहे, तो रेत का अगर हम ढेर लगा रहे हैं तो बच्चों अगर आप देखोगे रेत का ऐसे ढेर लगा रहे हैं, आप ज़्यादा शार्प ढेर लगाओगे तो अपने आप रेत फिसल के कम वैसा हो जाता है। तो कितना आप मैक्सिमम हाइट रख सकते हो या एंगल रख सकते हो, इसमें भी बच्चों वही फंडा लगता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप tan थीटा नॉट म्यू के बराबर एंगल रख सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारी सिमिलर सिचुएशन होती हैं, उनमें वही फंडा अपना लगता है। यहाँ तक बच्चों कोई कंफ्यूजन क्लियर है बच्चों? इसे बच्चों मैं हटा देता हूँ फिर, ठीक है। ओके। अब बच्चों जैसे आप मॉड्यूल में अपने देखो, बच्चों देखना पेज 220 क्वेश्चन 31, पेज 220 क्वेश्चन 31। एक बार बच्चों ट्राई करो फिर मैं डिस्कस करता हूँ।
जैसे बच्चों फ्रिक्शन कोफिशिएंट 3/4 दिया है, तो बच्चों किस एंगल पे वो स्लाइड करना शुरू करेगा? 37 पे जस्ट स्लाइड करना शुरू करेगा। अब ए ऑप्शन देखते हैं बच्चों। इस ब्लॉक पे अगर देखोगे तो टोटल कौन कौन से फोर्स हैं? एक नॉर्मल, एक mg और एक फ्रिक्शन। अगर वो रेस्ट पे है तो इन तीनों का वेक्टर सम क्या होना चाहिए? तो पहला इन्होंने दिया अगर रेस्ट पे तो इन तीनों का वेक्टर सम 0, सही है बच्चों। अगर एंगल 37 से कम है तो वो रेस्ट पे रहेगा या मूव करेगा? तो फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन वही mg sin थीटा, सही है। फिर c म्यू mg cos थीटा अगर 37 से ज़्यादा या बराबर, तो बच्चों अगर कुछ नहीं दिया हम स्टैटिक काइनेटिक सेम लेके चलेंगे तो वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो चलेगा। तो म्यू mg म्यू नॉर्मल मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट cos थीटा इक्वल टू mg, cos थीटा इक्वल टू mg तो कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये गलत होना चाहिए। हमसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट कौन सा है? डी वाला। बच्चों देखना आंसर क्या दिया है। 31 क्या दिया है बच्चों? बी एंड सी दिया है क्या? एक बार और देखते हैं बच्चों, कुछ कोई मिस तो नहीं कर रहे। A body of mass m is placed on an inclined plane and angle of inclination increasing with respect to time. Coefficient of friction ये है। Which of the following is incorrect? तो incorrect बच्चों D तो आ रहा है, इन्होंने बोला है B और C, मेरे हिसाब से तो बच्चों वो गड़बड़ है। बच्चों फिलहाल मैं इसमें आंसर आपको D बता रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है ना? cos थीटा इक्वल टू mg तो कोई सेंस नहीं बनता है, बाकी तीन अपने ठीक है। करेक्ट भी लिखा होगा तो फिर ए बी सी होना चाहिए, फिर ए बी सी होना चाहिए, तो उसमें ए ऐड करके करेक्ट कर सकते हो, या फिर खैर छोड़ो, कंसेप्ट जो समझना था वो हम समझ गए। इसमें आंसर डी कर लेना गिवन लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं बच्चों? अब नेक्स्ट देखो बच्चों, पेज 208 क्वेश्चन 38।
ओके बच्चों ट्राई कर लिया, कर लो बच्चों। ओके बच्चों देखते हैं, समझो। मान लो बच्चों इंसेक्ट मैक्सिमम यहां तक टिक पाएगा, तो वही टेंजेंट ड्रॉ करो, टेन थीटा म्यू के बराबर तक टिक पाएगा। तो वही रटा हुआ है, ये थीटा नॉट तो ये थीटा नॉट, और जो ये एंगल है वही ये है। अब बच्चों ये तो रेडियस हो गई, हमें ये निकालना है h। तो ये बच्चों अपने पास क्या है, r माइनस एच, ये r माइनस एच, ठीक है। तो बच्चों टेन थीटा अपने पास है म्यू, तो बच्चों कॉस थीटा अगर मैं लिखूंगा तो म्यू बाई 1, तो परपेंडिकुलर बेस, तो 1 अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये कॉस थीटा हुआ। कॉस थीटा बच्चों ये है, तो यहां से अगर मैं कॉस थीटा लिखता हूं तो r माइनस एच अपॉन आर 1 अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1, इसको डिवाइड कर देता हूं तो 1 माइनस एच बाई आर 1 अपॉन ये, इधर उधर करता हूं तो बच्चों 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1 एच बाई आर, बस r को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मैच करना चाहिए। तो आंसर बच्चों बी, आंसर बच्चों क्या बन जाना चाहिए, बी। बच्चों इतना समझ पाए? ओके बच्चों इसी पैटर्न के कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, एंगल ऑफ रिपोज से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं या इसी पैटर्न के हैं, तो वो बच्चों एक बार ट्राई करना। एक बार बच्चों इसको देख लो, इसमें कहीं दिक्कत लग रही हो तो पूछो। ओके तो बच्चों ये क्वेश्चंस इसमें और ऐड कर लेना। बच्चों ये थोड़े बहुत डिफरेंट हैं बट कहीं ना कहीं वही कंसेप्ट है, तो एक बार ट्राई करना। इस क्वेश्चन में बच्चों कहीं कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो पूछो, ठीक ना, बोलो बच्चों कोई डाउट हो, ठीक है। तो बच्चों ये हाँ अपने हिसाब से मान के उसकी वैल्यू निकाल लें, एच एक्स कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों ये कर लेना, बाकी फिर हम देखते हैं, ठीक है। ओके बच्चों कोई डाउट हो तो बच्चों पूछ सकते हैं, ठीक। ओके बच्चों मिलते हैं फिर, थैंक यू बच्चों। हाँ आ जाओ आ जाओ। एक सेकेंड, ये है स्पाइरल 1 में 73, ये दोनों गलत तो नहीं लिख दिया, तो मुझे दिखा दो तो मैं समझ जाऊंगा। 2 और 7 लिखा है मैंने, यहाँ पर एनडीए तो जो 5 आपने दे दी ऑलरेडी। हाँ वो नहीं होंगे फिर।
सी स्पाइरल और लिख दिया होगा, इससे लिखते हैं 2 और 7, इसमें भी स्पाइरल 2 कौन सा पेज था? 72 वो 73 75 73। चलिए एक काम करो, उसे अभी हटा दो, कट कर दो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ना ये। हाँ मैं समझ गया अच्छा से। ये एक और जो अपन ने सीट बनाई थी ना मोटी सी, उसमें आपने कुछ क्वेश्चंस कर दिए थे, ये उसका है। तो इसमें किसी ने लोगो गेट लगाए थे क्या? आपको जहाँ दिक्कत आ रही है आप मुझे बताओ, केवल कुछ लाइनें याद रखें। कैड कनेक्टेड है, जो एंगल है वो एंगल, हेडेड कनेक्टेड है, जो एंगल है वो एंगल।